नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश पूरा देखेंगे कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, कितने भागों में बांटा गया है और राजस्थान की पर्वत चोटियां हैं वो कौन सी हैं, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पहला कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है। सज्जनगढ़, गुरु शिखर, लीलागढ़ या दरगाह। तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1722 मीटर या फिर 5650 फीट। आप मीटर में याद रखेंगे 1722 मीटर। और ये कहाँ पर है, सिरोही में है। और कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। ये हाल ही एग्जाम हुई थी लाइब्रेरियन, उसमें पूछा गया था। अब देखिए, राजस्थान की 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी है शेर, वो भी सिरोही में है और 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी है दिलवाड़ा, वो भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। तो ऊपर की 3 जो सर्वोच्च चोटी हैं वो कहाँ पर है, सिरोही में। उसके बाद है चौथी दरगाह, ये कहाँ पर है, उदयपुर और राजसमंद में। 1431 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। और 5वीं चोटी है वो कौन सी है, अचलगढ़, ये वापस सिरोही में है और 1380 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। तो आप इन 5 चोटियों का क्रम है वो ध्यान में रखेंगे, इनको इसको आप याद रख सकते हैं। पहली चोटी है गुरु, इसको ट्रिक देखिए, गुरु से दिल जरा अच्छा। तो आप इन 5 को क्रम में ध्यान रखेंगे, गुरु से दिल जरा अच्छा। तो गुरु से गुरु शिखर, गुरु शेर से बनेगा शेर, दिल से बनेगा दिलवाड़ा और जरा से बनेगा दरगाह और अच्छा से बनेगा अचलगढ़। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिमी रेगिस्तान मैदान क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या पूर्वी मैदान। तो आप सभी को बताइए कि जो पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और इसमें कौन कौन से जिले हैं पाकिस्तान की सीमा के साथ हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलो एक बार हम कवर करते हैं राजस्थान के मैप से इनको। ये देखिए, अब आप देखिए इस मैप से आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये इधर की साइड पाकिस्तान रहेगा, ऊपर की साइड उत्तर रहेगा। देखिए यहाँ पे नॉर्थ रहेगा और यहाँ पे पश्चिम रहेगा। तो आप देखिए कि उत्तर पश्चिम की साइड है वो कौन सा देश है, पाकिस्तान है। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ ही लगती है। और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है वो 1070 मीटर। टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी रहेगी, कितनी रहेगी, 1070 मीटर। अब देखिए हमारा भौतिक प्रदेश यहाँ पे कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वो यहाँ पर पड़ता है और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे जैसलमेर जिला रहेगा, उसके बाद यहाँ पे बीकानेर रहेगा और ऊपर रहेगा गंगानगर और यहाँ पे बाड़मेर। तो पाकिस्तान के साथ 4 जिले अपनी सीमा है वो साझा करते हैं और कितनी, 1070 मीटर। सबसे ज्यादा जैसलमेर की रहेगी और सबसे कम न्यूनतम है वो गंगानगर की रहेगी। अब देखिए इस मैप से आपको और क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए ऊपर सबसे नॉर्थ में क्या रहेगा, पंजाब रहेगा और फिर हरियाणा रहेगा, फिर उत्तर प्रदेश रहेगा, फिर मध्य प्रदेश रहेगा और इधर की साइड गुजरात रहेगा। तो राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और राजस्थान की जब आपको पूछे कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है, तो 826 मीटर है वो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है। और आपको पूछे कि पूर्व से पश्चिम राजस्थान की कितनी लंबाई है, तो वो है 869। और दोनों का बीच का अंतर जब आपको पूछे तो वो आपको ध्यान रखना है 43 किलोमीटर है वो दोनों के बीच का अंतर रहेगा। अब देखिए हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है, वो है यहाँ से देखिए 23 3 और 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का उत्तरी अक्षांश रहेगा। कितने से, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश रहेगा। ध्यान में रखना है दोनों साइड उत्तरी अक्षांश ही आएगा, आपको उत्तरी दक्षिण नहीं करना है। अब देखिए देशांतर भी हम देख लेते हैं। तो राजस्थान का देशांतर कहाँ है, क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट से और यहाँ तक धौलपुर तक रहेगा 78 डिग्री 17 मिनट, ये पूर्वी देशांतर रहेगा। और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है और
कर्क रेखा कितने डिग्री है, वो है 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, वो है 26 किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी रहेगी, 26 किलोमीटर, वो इतनी रहेगी। और ये भी जो डाटा है 826 किलोमीटर है और ये 869 किलोमीटर है, अंतर 43 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और एक देश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी रहेगी। और इधर की साइड हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का मरुस्थलीय भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये लगभग राजस्थान का 61% है, वो हिस्सा कवर करता है मरुस्थलीय प्रदेश। और यहाँ पर राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या है वो निवास करती है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है। तो बताना है कि जो घग्गर का मैदान है वो राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, और तीसरा है अरावली क्षेत्र, और चौथा है अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि घग्गर का मैदान है वो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। और ये एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर की जो अभी एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आपको पूछा कि घग्गर का मैदान कहाँ पे पड़ता है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में पड़ता है। और ये कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो बताना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निम्न से कौन सा भाग है वो नहीं है। तो देखिए हाड़ौती पठार ये राजस्थान का हिस्सा है, आप सभी को पता ही है। अरावली पर्वत ये भी राजस्थान में पाया जाता है। थार मरुस्थल ये भी पाया जाता है। लेकिन जो कोरोमंडल तट है वो इस प्रश्न में गलत दिया हुआ है। ये भारतीय भौतिक प्रदेश का हिस्सा है और ये केरल में पाया जाता है, ना कि राजस्थान में। तो आप सभी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक हिस्सा और रह गया पूर्वी मैदानी, तो वो भी राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, पश्चिम की साइड रहेगा। देखिए मैप के द्वारा हम एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए तो ये हमारी रहेगी अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है यहाँ तक। देखिए तो अरावली के पश्चिम साइड में क्या रहेगा, ये रहेगा मरुस्थलीय प्रदेश, और ये अरावली हो गई। और ये रहेगा हमारा हाड़ौती का पठार, ये रहेगा हाड़ौती का पठार। और जो हिस्सा बच गया है मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और ये हिस्सा हमारा रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और हमारा ये हिस्सा कौन सा रहेगा, ये रहेगा पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बांटा गया है। पहला है मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है हाड़ौती का पठार। अब देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि घग्गर का मैदान किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो देखिए घग्गर का मैदान यहाँ पे पाया जाता है। और इसके अलावा आपको और क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं बता देता हूँ कि शेखावाटी प्रदेश है वो चूरू झुंझुनू सीकर, इस प्रदेश को क्या कहते हैं, शेखावाटी प्रदेश, और ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा देखिए कि लूनी बेसिन है वो यहाँ पे पाया जाता है। लूनी बेसिन को क्या बोलते हैं, गोडवार प्रदेश बोलते हैं। और इधर की साइड ये रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये हाड़ौती का पठार यहाँ पे रहेगा, और दक्कन का पठार है वो यहाँ पे रहेगा, और मध्यमाई मैदान है वो यहाँ पे रहेगा, और घोराट का पठार वो यहाँ पे रहेगा। इसके बाद देखिए कि विंध्यन कगार भूमि है वो यहाँ पर धौलपुर और करौली के अंदर रहेगी। इसके बाद देखिए बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो जैसलमेर, जोधपुर और कुछ हिस्सा बाड़मेर के अंदर भी इसका पाया जाता है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये सारा रेतीला शुष्क प्रदेश है। अब देख लीजिए कि हमने जो भी चीज देखी है, आगे इनमें से क्वेश्चन बनेंगे वो हम ठीक करें। और यहाँ पे बनास बेसिन रहेगा, ये पूर्वी मैदान का भाग है। बनास बेसिन हो गया और माई बेसिन हो गया, ये कि कौन से क्षेत्र के भाग हैं, ये पूर्वी मैदान क्षेत्र के भाग हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है। तो भी हमने देखा था कि शेखावाटी प्रदेश है वो कौन से भाग का हिस्सा है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शेखावाटी प्रदेश है वो भी अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा है वो साझा करता है। तो हमने सभी ने देखा था कि जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जो किस साइड रहेगा, वो
यहाँ पे रहेगा और यहाँ की साइड कौन सा राज्य लगता है, वो लगता है एमपी। यहाँ पे पंजाब लगेगा, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और इधर की साइड गुजरात रहेगा। तो आप इन जिलों को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन से जिले हैं वो किस राज्य के साथ लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा क्षेत्र है वो सीमा साझा करता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आड़ोती पठार के संदर्भ में सही कथन नहीं है, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है वो बताना है। तो देखिए कि कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ जिले में इस पठार का विस्तार है। ये कथन बिल्कुल सही है कि कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में कौन सा पठार पाया जाता है, हाड़ौती का पठार पाया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा है कि यह पठार मालवा के पठार का विस्तार है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि आड़ोती का पठार है वो मालवा के पठार का ही विस्तार है। फिर अगला है कि इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और अंतिम ऑप्शन है कि यह पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता है, ये भी सही है। तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, स है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है, ना कि 600 मीटर। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आड़ोती पठार की जब भी आपको पूछे कि औसत ऊंचाई कितनी है तो वो कितनी रहेगी, 500 मीटर रहेगी, ना कि 600 मीटर। इसके अलावा ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाया जाता है, मालवा पठार का विस्तार है और ये सर्वत्र धरातलीय एकरूपता है वो नहीं रखता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा इसमें, स है वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो आपको बताना है कि अरावली को हमने 3 भागों में पढ़ते हैं, इधर की साइड रहेगी दक्षिणी और फिर मध्य अरावली और इधर की साइड रहेगी उत्तरी अरावली। तो ये उत्तरी अरावली रहेगी और ये मध्य अरावली और ये रहेगी दक्षिणी अरावली। तो आपको बताना है कि उत्तरी क्षेत्र है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है रघुनाथगढ़ है और सीकर में स्थित है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 1055 मीटर। जब भी आपको पूछे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो रघुनाथगढ़ रहेगी और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1055 मीटर है वो इसकी ऊंचाई रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये हमने देखा था कि कौन सी रहेगी, गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी रहेगी और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। तो आप सभी को बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में है, वो किस भूभाग का हिस्सा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप आगे से ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं, वो किन किन से बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना लैंड। अरावली है वो गोंडवाना लैंड से बनी है। तो देखिए यहाँ पे रहेगी अरावली, ये रहेगा पश्चिमी मरुस्थल। तो ये बना है तैथित सागर से बना है, क्या बना है हमारा पश्चिमी मरुस्थल। फिर अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बाद पूर्वी मैदान है वो भी तैथित सागर का भाग रहेगा और इधर की साइड हमारा हाड़ौती पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अरावली की पश्चिमी मरुस्थल की साइड से चलेंगे, सबसे पहले आएगा तैथित सागर, फिर गोंडवाना भूमि, फिर तैथित सागर, फिर गोंडवाना भूमि। तो आप एक बार इनको देख लीजिए कि सबसे पहले मरुस्थल है तैथित सागर का हिस्सा रहेगा, फिर उसके बाद अरावली आएगी वो गोंडवाना लैंड का भाग रहेगी, किसका भाग रहेगी, गोंडवाना लैंड का। फिर पूर्वी मैदान तैथित सागर और फिर हाड़ौती का पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग रहेगा। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि टीजी यानी 33 गोंडवाना, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। तो आगे से आप इनको ध्यान में रखेंगे टीजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस भूआकृतिक प्रदेश को गोंडवाट प्रदेश कहा जाता है। तो हमने देखा था मैप के अंदर कि लूनी ज्वाई बेसिन है उसको हम किस नाम से जान जाते हैं, हम लूनी ज्वाई बेसिन के नाम से इसको जानते हैं। और ये सिरोही पाली और जालौर का कुछ हिस्सा है वो इसके अंदर आता है, सिरोही पाली और जालौर किस नाम से जानते हैं, गोंडवाट प्रदेश के नाम से। और किस नदी का ये बेसिन है, लूनी और ज्वाई का बेसिन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिए हुए वो सही कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले है गिरवा उदयपुर बेसिन, तो ये बिल्कुल हमारा सही रहेगा। गिरवा है वो उदयपुर के में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको गिरवा कहते हैं। दूसरा है बाकर माई बेसिन। तीसरा है बोराट का पठार कुमलगढ़ और कोगुंदा के मध्य।
तो ये भी हमारा सही आंसर रहेगा इसके अंदर। तो हमारा सही ऑप्शन तो रहेगा ए और सी। इसमें जो भाकर है वो माई बेसिन में ना पाकर सिरोही जिलों में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर इसने पूछा है, तो हमारा सही आंसर तो इसमें रहेगा ए और सी, वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। लेकिन जो भाकर है वो सिरोही जिले में तीव्र उबड़ खाबड़ वाली ढलान वाली चोटियां होती हैं उनको भाकर बोलते हैं। और किस जिले का भाग है ये सिरोही का भाग है। तो हमारा इसमें दो ऑप्शन है वो सही है, ए और सी। और इस हिसाब से हमारा बे ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उसे रेगिस्तान नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान में तो स्थित है। तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है वो पाया जाता है। तो थार रेगिस्तान है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, और ये सभी हैं वो नहीं है। तो कौन से हैं थार रेगिस्तान, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थान के किस भाग में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं। तो देखिए बूंदी यहाँ पे नाम ही दिया है, तो बूंदी है वो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। तो ये पहाड़ियां हैं वो भी कहाँ पे पाई जाएंगी, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाएंगी। मुकुंदरा हिल्स और बूंदी की पहाड़ियां ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है। यानी जो जीव मर जाते हैं बाद में उनकी हड्डियां वो उनमें रेत फंसकर बालुका स्तूप बन जाते हैं, तो उन्हें किस बालुका स्तूप के नाम से जाता है। तो उन बालुका स्तूप को हम अवरोधी बालुका स्तूप कहते हैं। कि हड्डियां हैं वो हवा के संपर्क में आती हैं तो रेत को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, वो रेत में अवरोध का काम करती हैं, तो बालुका स्तूप का निर्माण होता है। और उन बालुका स्तूप को हम अवरोधी बालुका स्तूप है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। तो मैंने बताया था कि अरावली को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। ये रहेगी दक्षिणी अरावली, फिर मध्य अरावली, और ऊपर की साइड यहाँ पे उत्तरी अरावली। तो इन्होंने पूछा है कि मध्य अरावली है उसमें कौन सी पहाड़ी है वो स्थित है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि नाग पहाड़ है वो अजमेर में पाया जाता है, और अजमेर किसका हिस्सा है, मध्य अरावली का हिस्सा है। तो हमारा सही आंसर रहेगा नाग पहाड़। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे दो क्रम पूछे जाते हैं, एक आरोही और एक अवरोही। तो ध्यान में रखेंगे कि आरोही नाम छोटा है और अवरोही नाम 4 अक्षर का होता है, ए व रोही। तो आरोही छोटा है तो सबसे पहले आपको छोटी चोटी है वो रखनी होगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो हमें इस प्रकार से आरोही के अंदर चलना होता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे छोटी चोटी है वो कौन सी है, उससे आप सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ी उसके बाद, और सबसे अंत में है वो सबसे बड़ी रखेंगे। तो आरोही क्रम वो होता है जिसमें सबसे पहले सबसे छोटी चोटी आती है, और अवरोही क्रम में अवरोही नाम बड़ा है तो सबसे पहले हम बड़ी चोटी को है वो रखते हैं। तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सबसे पहले सभी चोटियों की ऊंचाई ध्यान में है वो होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले है दोनिया डूंगर। तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनिया डूंगर है वो राजसमंद में पाई जाती है, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1183 मीटर। 1183 मीटर है वो इसकी ऊंचाई रहेगी। उसके बाद है ऋषिकेश। ऋषिकेश है वो सिरोही में पाई जाती है, और इसकी ऊंचाई है वो 1017 मीटर है वो इसकी ऊंचाई रहेगी। उसके बाद है कमलनाथ। तो कमलनाथ चोटी है वो उदयपुर के अंदर है, और इसकी ऊंचाई रहेगी 1001 मीटर। और अंत में रघुनाथगढ़ है, इसकी हमने देखा था, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, और ये सीकर जिले में स्थित है। तो देखिए इस हिसाब से सबसे पहले छोटी चोटी आएगी वो कौन सी रहेगी, सबसे पहले छोटी है कमलनाथ। कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर। तो देखिए सी ऑप्शन है वो किस में रहेगा, तो सी ऑप्शन हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा सी उत्तर होगा ए। देखिए सबसे पहले कमलनाथ 1001 मीटर, उसके बाद आएगी ऋषिकेश 1017 मीटर, और उसके बाद रघुनाथगढ़ 1055, और अंत में रहेगी दोनिया डूंगर, वो रहेगी लास्ट में 1183 मीटर। तो इस हिसाब से आप क्रम देख सकते हैं, और इन चोटियों में ध्यान रखेंगे दोनिया डूंगर है वो राजसमंद में है, ऋषिकेश सिरोही में है, कमलनाथ है वो उदयपुर में है, और अंत में रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है। तो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में नहीं आता है। तो मध्यमाई बेसिन, ये हमने देखा था मैप में, मैंने कहा था कि ये पूर्वी मैदानी का भाग है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, तो ये तीनों बेसिन है वो राजस्थान के पूर्वी प्रदेश के अंतर आते हैं। लेकिन लूनी बेसिन यानी लूनी नदी है वो पश्चिमी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, तो ये इसका भाग नहीं है। पूर्वी मैदानी में कौन कौन सी नदियां आती हैं? माई बेसिन आएगा, चंबल बेसिन आएगा और बनास बेसिन आएगा। ये किस भौतिक प्रदेश में आएंगे? ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है लूनी बेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैसलमेर जिले में बालू के टीलों को स्थानीय भाषाओं में कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जैसलमेर के अंदर जो बालू के टीले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें बागर कहा जाता है। जैसलमेर के अंदर जो बालू के टीले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले भारतीय वृहद मरुस्थल के भाग हैं। तो आपको बताना है राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें भारतीय वृहद मरुस्थल है वो फैला हुआ है। तो देखिए हमारा सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? तो देखिए उदयपुर है, उस वो जिला है वो इसमें नहीं आएगा। हमने देखा था कि ये अरावली के उस साइड रहेगा। और सिरोही जिला है वो भी इसमें नहीं आएगा। और अजमेर है वो भी मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। हमारा सही आंसर ये रहेगा। और इनमें कौन सा मरुस्थल फैला है? भारतीय वृहद मरुस्थल है वो फैला हुआ है। और आप सभी को पता ही है कि राजस्थान का पश्चिमी साइड है वो भारतीय मरुस्थल का भाग है। तो ये जिले हैं वो पश्चिमी जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तुम्हारा सही आंसर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में अरावली श्रृंखलाओं के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। तो आपको असत्य कथन है वो बताना है कि कौन सा रहेगा। तो देखिए बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में है। अरावली श्रृंखला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और इन श्रृंखलाओं की अनुमानित लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। तो देखिए हमारी अरावली है वो इस प्रकार से फैली है राजस्थान में और इसके पश्चिमी साइड मरुस्थल रहेगा। और मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है वो लूनी नदी है। तो बनास है वो इसके पश्चिम में नहीं रहेगी, वो इसके पूर्वी साइड रहेगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्हें लिखा है कि बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में। तो पश्चिम में न होकर बनास बेसिन अरावली के पूर्वी साइड रहेगा। इसके अलावा देखिए कि अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व रहेगा। तो ये भी सही है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर है। और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और इसकी अनुमानित लंबाई है अनुमानित वो भी 692 किलोमीटर। ये भी सही है। तो इसमें ये कथन था वो क्या है? गलत दिया हुआ था। अगला देखिए, अगला है कि ढांड संदर्भित है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में ढांड है वो किससे संदर्भित है। तो देखिए हमारा सही आंसर इसमें रहेगा कि थार के मरुस्थल में जो अस्थायी जिले होते हैं उनको हम ढांड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन है वो सही सुमेलित हैं। तो पहला है माउंट आबू ऋषिकेश, दूसरा है जसवंतपुरा डोरा और तीसरा है सिवाना नाकोड़ा और चौथा है जालो जारोला। तो देखिए माउंट आबू में ऋषिकेश ये सही है, जसवंतपुरा डोरा ये भी सही है, सिवाना नाकोड़ा ये भी सही है और जालोर जारोला ये भी सही है। तो देखिए ये जो चोटियां हैं वो किस जगह स्थित हैं, ये सारे के सारे ही हमारे सही हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है वो सही रहेगा क्योंकि हमें ये सारे सम्मिलित करके भी दिए हुए हैं। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए गुरु शिखर सिरोही के अंदर है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। और शेर है वो सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर रहेगी। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है, 1442 मीटर रहेगी। दरगाह 1431 मीटर और उदयपुर राजसमंद में है ये। अचलगढ़ सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है वो 1380 मीटर रहेगी। और कुमलगढ़ है वो राजसमंद के अंदर है और इसकी ऊंचाई है वो 1224 मीटर रहेगी। और धोनिया हमने देखा था कि ये राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ हमने देखा था ये सीकर में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। और उसके बाद देखिए ऋषिकेश है वो सिरोही के अंदर रहेगी, 1017 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। कमलनाथ उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर रहेगी। सज्जनगढ़ भी उदयपुर के अंदर है, इसकी ऊंचाई है वो 938 मीटर रहेगी। टोडगढ़ अजमेर में रहेगी और इसकी ऊंचाई 934 मीटर है।
खो जयपुर के अंदर है और इसकी ऊंचाई है वो 920 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। तो एक बार इन चोटियों को आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्यों कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चोटियों देखकर आपको पूछ लेता है कि इनका अवरोही या अवरोही क्रम में चाहिए या कौन से जिले में स्थित हैं, तो आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे आपको कूट दिए हुए हैं। तो देखिए पहला है कि काला बुरा डूंगर लूणी नदी की पश्चिमी सीमा बनाता है। दूसरा है कि सालीसर, जस्सूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में स्थित हैं और हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमें जो दिया हुआ है कि काला बुरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है, तो ये ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा है कि सालीसर, जस्सूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित हैं, तो ये ऑप्शन है वो सही रहे। और हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है, ये आप सभी को पता है, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा जिसमें बी और सी दिए हुए हैं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है वो बी और सी इसमें सही रहेगा। और पहला देखिए कि ये कथन है कि काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पश्चिमी न होकर कौन सी सीमा बनाएगा, ये पूर्वी सीमा बनाएगा। काला भूरा डूंगर है वो लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाता है, तो ये यहाँ पे पश्चिमी देकर इन्होंने गलत कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रावलियों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में जताइए। तो मैंने आपको पहले कहा था कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी चोटियां हैं वो अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो देखिए हमने देखा था कि जो देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुमलगढ़, हमने एक ट्रिक बनाई थी कि गुरु से दिल जरा अच्छा। तो यहाँ पे देखिए तीनों चोटियों में हमारा क्रम सेट हो गया है कि गुरु से फिर दिल जरा अच्छा फिर आगे कुमलगढ़ आएगी। तो हमारा सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन है वो हमारा सी हो जाएगा और यही अवरोही क्रम रहेगा। आप इनको अगर आपको ये चोटियों का क्रम याद है तो आपको ट्रिक वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप 5-4 चोटियां हैं ऊपर की उनको ट्रिक से याद रखें कि गुरु से दिल जरा अच्छा। तो गुरु से गुरु शिखर बनेगा और से बनेगा शेर और दिल से बनेगा देलवाड़ा और जरा से बनेगा जरगा और अच्छा से बनेगा अचलगढ़। तो हमारा सी आंसर कौन सा रहेगा, सही हमारा सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में शामिल किए गए। तो बताइए कि कौन से क्षेत्र हैं वो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आते हैं। लूनी बेसिन, ये आप सभी को पता ही है कि लूनी बेसिन है वो पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। उसके बाद है दक्कन का लावा पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा हो गया। और घग्गर का मैदान ये भी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। और छप्पन का बेसिन ये पूर्वी मैदान का भाग है। तो 1 व 3 हमारे सही आंसर इसमें रहेंगे। लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान ये किस में आएंगे, पश्चिमी मरुस्थल में आएंगे, लेकिन दक्कन का लावा पठार ये हाड़ौती पठार का भाग रहेगा और छप्पन का बेसिन है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में आता है। तो गुरु शिखर है हमारा वो सही आंसर रहेगा और ये सिरोही जिले में है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित हैं। तो हमने सबसे पहले मैप देखा था, उसमें देखा था कि सबसे ऊपर घग्गर का मैदान है और गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में इसका विस्तार है घग्गर के मैदान को। और घग्गर के तट को क्या कहते हैं, नाली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर का सही समूह है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चोटियों की ऊंचाई है वो याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा कौन कौन से 1000 मीटर है। तो देखिए कुमलगढ़ है, लीलागढ़ है, सज्जनगढ़ है। तो हमने देखा था कि सज्जनगढ़ है इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक नहीं थी, 938 या ऐसी कुछ थी। फिर रघुनाथगढ़ सही है 1055 है, लेकिन दूर मायरेजी और सायरा इनकी हमने नहीं देखी थी कि 1000 मीटर से ऊपर है। और आगे देखिए ऋषिकेश, ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है, ऋषिकेश की ऊंचाई 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई 1001 मीटर है और देलवाड़ा है वो 1442 मीटर है। तो ये सभी चोटियां हैं वो 1000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। तो हमारा सी ऑप्शन ये रहेगा। और कुमलगढ़ है इसकी भी ऊंचाई आप ध्यान में रखेंगे 1000 मीटर से ऊंची है, ये 1224 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। कितनी रहेगी, 1224 मीटर किसकी, कुमलगढ़ की। तो हमारा 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला ऑप्शन है वो ये रहेगा जिसमें तीनों चोटियां हैं वो 1000 मीटर से ऊंची है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी है वो किस जिले में स्थित है। तो हमने देखा था कि उत्तरी अरावली के अंदर पाई जाती है और ये सीकर जिले में इसका विस्तार है और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1055 मीटर और ये किस जिले में स्थित है, ये सीकर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में सत्य कथन है, वो आपको बताना है। तो देखिए ये मालवा पठार का विस्तार है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि यह हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, तो ये कथन है वो यहाँ पे गलत हो गया था। मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था कि इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो 500 मीटर है वो रहेगी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी इसी प्रदेश का भाग है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी और डी। तो सही ऑप्शन है हमारा वो सही रहेगा और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर ने और कितनी है, वो है 5000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं और ये 4 जिलों में है, बारां, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, 4 जिलों में इसका विस्तार है और राजस्थान का 9.6% हिस्सा है वो हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। कितना, 9.6%। और मरुस्थल का हमने देखा था वो कितना था, 61% मरुस्थल है और 9.6% भाग है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है वो नहीं है। तो देखिए अर्धचंद्राकर पर्वत पहाड़ियाँ, देवगढ़ का पीडमान मैदान, शाहबाद का उच्च सतल और द ऑप्शन है वो डकगंगधर के उस क्षेत्र। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि देवगढ़ का पीडमान मैदान है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये राजसमंद जिले में, किस जिले में स्थित है, ये राजसमंद के अंदर आ जाएगा और इस हिसाब से हमारा सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, ब, देवगढ़ का पीडमान मैदान। बाकी ध्यान रखेंगे कि अर्धचंद्राकर पर्वत पहाड़ियाँ, शाहबाद का उच्च सतल और डकगंगधर के उस क्षेत्र हैं वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। तो आप देखेंगे कि कमलनाथ की ऊंचाई है वो कितनी है, वो रहेगी 1001 मीटर और अचलगढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी है 1380 मीटर। तो इन दोनों के बीच में जिसकी ऊंचाई है वो चोटी आपको बतानी है। तो देखिए रघुनाथगढ़ है, इसकी आप सभी को याद ही है कि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई रहे वो 1055 मीटर है। तो ये 1001 और 1380 के बीच में है, तो ये चोटी है वो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। सही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि 56 का मैदान है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है और 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला देखिए, फिर से देखिए कि 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये भी क्वेश्चन कई बार देख लिया है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है और ये मालवा के पठार का ही विस्तार है और इसको किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो आपको अरावली के बारे में जो कथन दिए गए हैं बताना है कि कौन कौन से सही है। तो पहला है कि अरावली पर्वत को आडावाला पर्वत भी कहा जाता है। दूसरा है कि अरावली पर्वत क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तीसरा है कि इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और चौथा है कि गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको बताना है, नीचे आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। अब देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए कि अरावली पर्वत को आडावाला पर्वत कहा जाता है, तो ये हमारा वो कथन है वो बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तो ये भी हमारा सही आंसर रहेगा। और तीसरा है कि इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है,
तो ये हमारा कथन है वो बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। और गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी हमारा सही आंसर रहेगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बी और डी हमारे सही आंसर रहेंगे। और ये जो कथन है सी, ये वो बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको फिर से करना है कि कौन कौन से कथन है वो सही है। तो देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर देखें कौन कौन से कथन सही है। तो लूनी बेसिन शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। अगला है कि घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। और नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। और अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध हैं। तो देखिए, डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल रहेगा कि अरावली श्रेणी है वो सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है। अरावली की श्रेणी है वो धात्विक खनिजों से समृद्ध है। और पहला ऑप्शन लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। दूसरा है कि घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, ये भी सही है। और नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह, तो ये भी सही है। तो ए, बी और सी हमारे कथन है वो सही रहेंगे, और वो हमें बे ऑप्शन में सही दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी शब्दावली है वो राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो पहला है बालू का स्तूप, तो ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। दूसरा है बरखान, ये भी पाए जाते हैं। और आक्सबो झील यानी गोखुर झील, गाय के खुर के समान जो होती है, वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो 3 नंबर हमारा ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन है वो सही बचे, केवल 1 और 2 वो हमारे सही ऑप्शन है। बालू का स्तूप और बरखान है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको पूछा है, देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान में रखें कि संबंधित नहीं पूछा है, तो ये दोनों तो संबंधित हैं। तो आप त्रुटि को सुधार करेंगे कि केवल 3 ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही रहेगा, क्योंकि ये राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, गोखुर झील। तुम्हारा सही आंसर है द। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 40, ये फिर से रिपीट है। ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा पठार कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा पठार है जो कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो हमने शुरू में जो मैप देखा था उसमें देखा था कि बुराट का पठार है वो कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कौन सा पठार, वो बुराट का पठार। अड़ती का पठार हमने देखा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी प्रदेश का प्रदेश है, उसको हम अड़ती का पठार के नाम से ही जानते हैं। अगला देखिए कि राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये भी हमने बहुत बार देख लिया। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सिरोही जिले में स्थित है। अगला देखिए, अगला है कि गोडवार प्रदेश किससे संबंधित है। तो मैंने शुरू में मैप में आपको बताया था कि लूणी और ज्वाई नदी के बेसिन को किस नाम से जान जाते हैं, तो हम उसको गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से आप मैप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है लूणी बेसिन गोडवार प्रदेश, तो देखिए यहाँ पे लूणी बेसिन, लूणी और ज्वाई नदी का जो बेसिन है हम उसको गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये घग्गर का मैदान रहेगा सबसे उत्तरी साइड में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये बुराट का प्रदेश रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे बनास बेसिन है, और ये विंध्यन कंगार भूमि है वो यहाँ पे रहेगी। और बांगड़ प्रदेश यहाँ पे रहेगा। और हाड़ौती का पठार देखिए यहाँ पे रहेगा। और यहीं पे झालावाड़ जिले में ही कौन सा है, दक्कन का पठार है वो स्थित है। और यहाँ से राजस्थान के बीचों बीच से कौन सी श्रृंखला ये अरावली पर्वत श्रेणी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अगला 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। तो आपको बताना है कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का निम्न से कौन सा भाग है वो नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि मध्यमाई छप्पन बेसिन, तो ये हमने बहुत बार देख लिया है कि ये जो पूर्वी मैदान का भाग है मध्यमाई और छप्पन बेसिन। इसके बाद अंतस्थलीय प्रवाह का मैदान, ये पश्चिम मरु प्रदेश का भाग है, लूणी बेसिन भी है। और घग्गर का मैदान है वो भी पश्चिम मरुस्थल का भाग है, लेकिन जो मध्यमाई और छप्पन बेसिन है वो किसका भाग है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये देखिए पहले ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। इन्होंने लिखा है कि 1/4 यानी 25% भाग पर है वो मरुस्थल है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग 61% भाग पर है, ना कि 25% भाग पर। तो यही पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। आगे भी ऑप्शन देख लीजिए कि उच्च तापमान व निम्न वर्षा मरुस्थल की विशेषता है, और यहाँ पे चारागाहों की कमी है, अनियंत्रित पशुचारण एवं वनों में कमी आदि नुकसानकारक गतिविधियां, ये भी सही है। और मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की भी समस्या है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है वो गलत है कि मरुस्थल राजस्थान के 1/4 भाग पर नहीं होकर कितना है, ये 2/3 भाग रहेगा लगभग, यानी 61% है वो भाग पर फैला हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश है। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। तो देखिए लूनी बेसिन ये पश्चिम मरुस्थल का भाग है, घग्गर का मैदान ये भी पश्चिम मरुस्थल का भाग है, और अंतस्थलीय प्रवाहक मैदान ये भी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। जो बनास बाणगंगा बेसिन है वो किसका भाग रहेगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग रहेगा। बनास बाणगंगा हो गया, माई बेसिन हो गया, और इसके बाद चंबल बेसिन हो गया, ये किसके भाग हैं, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि नागपाड़ चोटी कहाँ स्थित है। तो हमने देखा था कि नागपाड़ है वो मध्य अरावली की चोटी है, और ये अजमेर जिले में स्थित है। नागपाड़ किस जिले में स्थित रहेगा, नागपाड़ अजमेर जिले में, और इसी से लूनी नदी का उद्गम होता है, किससे, नागपाड़ से। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं खड़ीन, रण, मरु झील, बरखान। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, हम उनको रण के नाम से जान जाते हैं। और खड़ीन है वो एक कृषि का प्रकार है, राजस्थान में जैसलमेर जिले के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि है, वो खड़ीन कहलाती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ चोटियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी हुई है, तो आपको मिलान है वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए कि खो राजस्थान में इसकी ऊंचाई है वो कितनी है। तो आप सभी को पता है कि खो है वो जयपुर जिले के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है वो 920 मीटर रहेगी। रघुनाथगढ़ हमने देखा है सीकर जिले के अंदर है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। और गुरु शिखर आप सभी को पता ही है कि ये सिरोही जिले में है, और 1727 या 1722 मीटर अब इसकी ऊंचाई रहेगी। और तारागढ़ है वो 855 मीटर रहेगी, और ये अजमेर जिले के अंदर पाई जाती है। तो देखिए एक में डी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा है वो सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार फिर से आपको मैं जो चोटियां हैं और कहाँ पर है उनकी ऊंचाई है वो मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो गुरु शिखर सिरोही जिले में रहेगी, गुरु शिखर है वो किस जिले में है, सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, या फिर आपको 1727 मीटर है, क्योंकि इस चोटी के ऊपर एक मिंदर बना हुआ है, उसकी ऊंचाई अगर हम जोड़ते हैं तो 1727 मीटर हो जाती है, नहीं 1722 मीटर है। तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरा है शेर, सिरोही जिले में है 1597 मीटर, और तीसरा है दिलवाड़ा, सिरोही के अंदर 1442 मीटर, दरगाह उदयपुर और राजमंद में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है 1380 मीटर, कुंभलगढ़ है वो राजमंद के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है वो 1224 मीटर रहेगी। धोनिया उदयपुर राजमंद के अंदर है, और 1183 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। रघुनाथगढ़ मध्य अरावली का उत्तरी अरावली का भाग है, और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। ऋषिकेश सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई 1017 मीटर रहेगी। कमलनाथ की ऊंचाई उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर। सज्जनगढ़ की 938 है उदयपुर के अंदर। टोडगढ़ अजमेर में रहेगी 933 या 34 मीटर। खो जयपुर के अंदर रहेगी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। इनकी आप लिस्ट बनाकर अपने सामने चिपका लीजिए, और बार बार इनको देखते रहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखिए कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाग है वो शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है। मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क। तो आपको बताना है कि शुष्क भाग है उसमें कौन सा जिला है वो आता है। तो देखिए शुष्क भाग है वो एकदम सीमा के सारे रहेगा पाकिस्तान के, तो हमारा सही आंसर है वो बाड़मेर रहेगा। बाड़मेर है वो क्या है, शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है। बाकी ये जो तीनों जिले हैं हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिम बीकानेर और गंगानगर, वो कौन से हैं, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि राजस्थान
का निम्न से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जिला है वो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जिलों में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे उदयपुर दिया हुआ है, यहीं से आप सही कर सकते हैं कि उदयपुर है वो अरावली के अंदर आता है, तो नहीं कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। तो बाकी जिले जैसलमेर हो गया, जोधपुर का, ये तो प्रॉपर मरुस्थलीय भाग है। झुंझुनू में भी कुछ मरुस्थल का भाग पाया जाता है और अरावली की चोटियां भी हैं, लेकिन जो उदयपुर है वो मरुस्थल का भाग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखिए कि अरावली है वो कहाँ से है, यहाँ से राजस्थान के बीचों बीच से है। तो झुंझुनू है वो हमारा यहाँ पे पड़ेगा, तो ये मरुस्थल के अंदर आता है। और उदयपुर है वो यहाँ पे रहेगा, तो ये मरुस्थल के अंदर नहीं आता है। ये मैंने आप चीज़ों को मैप से क्लियर करेंगे तो लंबे टाइम तक आप इनको याद रख सकेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही के अंदर, और 1722 या 1727 मीटर की ऊंचाई रहेगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्रफल है वो राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कि पहला ऑप्शन है कि उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उड़िया का पठार है वो सिरोही जिले में ही है और गुरु शिखर भी सिरोही जिले के अंदर है। तो देखिए हमारा कौन कौन सा सही आंसर है वो बैठता है कि उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है और मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा बारा जिले में स्थित हैं। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है वो सही है। तो देखिए कि छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग नहीं है, ये माई बेसिन के अंतर्गत आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से आप काट सकते हैं। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारा जिले में है, तो आपको याद रखना है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा जिले में है, ना कि बारा जिले में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, तो हमारा सी आंसर रहेगा ए और सी हमारा सी आंसर रहेगा कि उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है, ये भी हमारा ऑप्शन है वो सही रहेगा। लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियां आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे कोटा दिया होता तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन इन्होंने साथ में 12 दे दिया, तो इस हिसाब से हमारा ये गलत हो गया है और फाइनल आंसर की के अंदर यही माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो देखिए गुरु शिखर यहाँ पे दी हुई है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो इन चोटियों में भी ये सबसे ऊंची रहेगी और 1722 से 27 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित हैं? तो मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां आपको दिए गए, बूंदी दे ही दिया है, तो आप सभी को पता ही है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है राजस्थान के 9.6% भाग पर ये फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या हड़ौती का पठार आपको इसे बोल सकते हैं। अगला देखिए कि बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने? तो आपको बताना है कि बाड़मेर और जैसलमेर में जो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। आपको ये भी पूछ ले कि राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं और बाड़मेर और जैसलमेर जिले में इनका विस्तार है। तो बताना है कि ये किस काल के हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये टर्सरी काल के हैं। कौन कौन? बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो किस काल के हैं? टर्सरी काल के। अगला देखिए कि हड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि हड़ौती का पठार है वो किस काल में बना था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि क्रिटेशियस काल है, इसमें जो हड़ौती का पठार है वो बना था। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कार्बोनिफेरस काल है, इस काल से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर के अंदर जो बाप बोल्डर्स बैंड पाया जाता है वो किस काल से संबंधित है? वो कार्बोनिफेरस काल से है। और कौन संबंधित है? जोधपुर के अंदर जो बाप बोल्डर्स बैंड पाया जाता है वो किस काल से संबंधित है? कार्बोनिफेरस काल से। और हड़ौती का पठार किस काल से है? ये है क्रिटेशियस काल से। अगला देखिए कि किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली है वो किस काल की है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि अरावली
श्रेणियां हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां किस काल की हैं? प्री कैम्ब्रियन काल की। और कार्बोनिफेरस काल में मैंने क्या बताया था कि जोधपुर के अंदर जो बाप बोल्डर्स बैंड पाया जाता है वो किस काल का है? वो कार्बोनिफेरस काल का है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी चोटियां हैं वो दक्षिणी अरावली में पाई जाती हैं। तो मैंने बताया था कि अरावली का ये जो हिस्सा है वो कौन सा रहेगा? दक्षिणी अरावली। तो आपको बताना है कि इस जिले इन क्षेत्र में कौन कौन सी चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है नागपानी, दूसरा है भानगढ़। तो भानगढ़ है वो अलवर के अंदर रहेगी, तो ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है, ये कट हो गया। और दूसरा है लीलागढ़, तीसरा है नागपाड़। नागपाड़ हमने देखा था कि अजमेर में पाया जाता है। तो बी और डी ऑप्शन हमारे कट होने के बाद हमारा सी आंसर क्या रहेगा? ए और सी है वो हमारा सी आंसर रहेगा। आप ध्यान में रखेंगे कि नागपानी है वो उदयपुर के अंदर है और लीलागढ़ है वो भी उदयपुर के अंदर है। लीलागढ़ की ऊंचाई 874 मीटर रहेगी और नागपानी की ऊंचाई कितनी रहेगी? 867 मीटर। देखिए चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि बुराट का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना है कि बुराट के पठार की ऊंचाई है वो कितनी है। हमने देखा था कि बुराट का पठार कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाने वाला पठार है, वो है कौन सा पठार? बुराट का पठार। और इसकी ऊंचाई है वो रहेगी 1225 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। चलिए एक बार हम राजस्थान के जो पठार हैं उनको भी देख लेते हैं। आपको पूछे तो परीक्षा में तो आप बता सकते हैं कि उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। तो आप ध्यान में रखेंगे सबसे ऊंचा पठार और सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में सिरोही जिले के अंदर है। तो उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। दूसरा है आबू का पठार और ये भी सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई है वो 1200 मीटर या 1295 मीटर। इस हिसाब से ऑप्शन आए आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी ऊंचाई आप किस हिसाब से करेंगे कि ऑप्शन में 1200 हो तो 1200 करेंगे और 1295 हो तो 1295 करेंगे। बुराट का पठार कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पाया जाता है और इसकी औसत ऊंचाई हमने देखी थी 1225 मीटर। फिर है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और इसकी ऊंचाई 620 मीटर है और इसी के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला है वो बना हुआ है। फिर है लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले के अंदर रहेगा और ये किस झील के पूर्वी साइड में है? ये आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 360 या 640 मीटर इसकी मध्य इसकी ऊंचाई है। और ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य रहेगा। तो इन पठारों को भी आप याद रखेंगे कि कई बार एक तरफ पठार देकर एक तरफ जिले देखने का मिलान करना पूछ लिया जाता है, तो आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है, सिरोही जिले में 1360 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश देख लिए और साथ में सामान्य परिचय भी देखा था और राजस्थान की चोटियां भी हमने देख ली थी। तो कोई भी एग्जाम हो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन है राजस्थान के भूगोल का, अगर उसमें अच्छा खासा वेटेज हो तो 2-3 क्वेश्चन है वो इस वीडियो से जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो ये आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों को।